स्ट्रक्चर ऑफ द स्मूथ मसल्स फाइबर, स्मूथ जो मसल फाइबर्स हैं वो शॉर्ट हैं, स्पिंडल शेप्ड हैं, अनब्रांच्ड हैं। सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू द गैप जंक्शन, जो सेल्स हैं उनका जो कनेक्शन है वो गैप जंक्शन पर है। इट कंटेन द यूनिन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो सिंगल होता है बेटा, इसलिए यूनिन्यूक्लिएटेड बोलते हैं। ऑल सेल ऑर्गेनेलिज आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं वो सभी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये भी एक मसल्स ही है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर्स आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, ड्यू टू दिस रीजन दिस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज द सार्कोप्लाज्म। तो जो कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर्स है, अब क्या कि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब ए बैंड आई बैंड नहीं है, तो जो फाइब्रिल्स है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्शन तो इनमें भी होता है, रिलेक्सेशन तो होता है इनके अंदर, इसलिए मसल्स का जो मसल कॉन्ट्रेक्शन था वो तो हमने क्लियरली पढ़ा है अभी। अब हम यहाँ बोल रहे हैं कि जो ये इनवॉलेंट्री भी है, अनस्टेटेड भी है, फिर इनमें कॉन्ट्रेक्शन कैसे होता है? तो इनके जो फाइबर्स हैं वो फाइबर कॉन्ट्रैक्टाइल जो फाइबर्स जो प्रोटीन से बने हुए हैं वो फाइबर्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना बच्चों? इसीलिए उनको हम जो है सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। कॉन्टाइल फाइबर्स आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, ड्यू टू दिस रीजन दिस साइटोप्लाज्म कॉल्ड एज द सार्कोप्लाज्म। दिस कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर कॉल्ड एज द मायोफाइब्रिल विच फाउंड इन द स्कैटर्ड फॉर्म। जो कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स हैं उनको हम मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं, और ये फैले हुए होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। मायोफाइब्रिल आर मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। अभी हमने प्रोटीन्स के बारे में बात करी थी कि जो मायोफाइब्रिल्स हैं वो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, बट रिमार्कली लेस देन स्केलेटल मसल। जो लेकिन स्केलेटल मसल्स जो हमारे बोन से जुड़ी हुई मसल्स है बेटा, उसके कंपैरिजन में ये कम होते हैं, रिमार्केबल, यदि अपन कंपैरिजन करना चाहें तो। क्योंकि स्केलेटल मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ज़्यादा एक्टिविटीज करनी होती है, और बॉडी के अंदर जो हमारे फाइबर्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं अंदर, जो इनवॉलेंट्री हैं, उनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कंपेरेटिवली स्केलेटल मसल्स के कम होता है। तो मायोफाइब्रिल्स आर मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन बट रिमार्केबली लेस देन स्केलेटल मसल्स, बट फिलामेंट्स आर नॉट प्लेस हाईली ऑर्डर्ड पैटर्न, सो स्ट्रेंथ इज द एब्सेंट। मेरी बात समझ गए आप? जो वहां पर हमने देखा था कंपैरिजन में कि स्केलेटल मसल्स के अंदर अल्टरनेट फॉर्म में बैंड्स थे, क्लियरली विजिबल थे, कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो स्लाइडिंग मूवमेंट थ्योरी क्लियरली था। यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पैटर्न्स हैं वो हाईली ऑर्डर्ड नहीं होते, ऐसे अल्टरनेट फॉर्म में नहीं होते, सो स्ट्रेशंस इज द एब्सेंट। तो स्ट्रेशंस जो होते हैं तो इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। तो मायोफाइब्रिल्स आर मेड अप ऑफ द एक्टिन एंड मायोसिन, दोनों ही वही प्रोटीन है जो अपन ने पहले डिस्कस किए थे, बट रिमार्केबली लेस देन स्केलेटल मसल्स, but filaments are not placed in a highly ordered pattern, so station is the absent. Now that actin is more than the myosin, ये देखिए आप डायग्राम, स्मूथ मसल्स का डायग्राम है, थिक और थिन फिलामेंट है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस से बीच में आपको जो दिख रहा है यूनि न्यूक्लिएटेड सार्कोप्लाज्म है। ये इनका जो गैप जंक्शन है, आपस में दो फाइब्रिल्स से जो है वो इस तरह से अटैचमेंट रहता है। ये इसका न्यूक्लियस है इस फाइबर्स का यहाँ से, और इसके अंदर ये फिलामेंट्स होते हैं। जो फिलामेंट आपको दिख रहे हैं ये इस तरह से फिलामेंट्स होते हैं। दिख रहा है बच्चों फिलामेंट आपको? ये स्कैटर्ड है, मतलब सार्कोप्लाज्म में ऐसे बिखरे हुए होते हैं, ये इस तरह से। तो ये स्मूथ मसल फाइबर का डायग्राम है, और जो इसके मसल्स का डायग्राम था वो अपन पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर है बच्चों? वेरी गुड।
मायोफाइब्रिल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द इनोलेंट्री मसल्स। जो मायोफाइब्रिल्स हैं इनकी जो फंक्शनल यूनिट है इनोलेंट्री मसल्स की वो मायोफाइब्रिल है। और नॉर्मल जो स्पिनल मसल्स हैं उनकी जो कॉन्ट्रेक्शन यूनिट है वो सार्कोमियर है। क्लियर है क्या बच्चों? तो आप थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चंस जब सोल्व करें तो कभी कभी इसलिए मिस्टेक्स हो जाती हैं। यदि वो नॉर्मल मसल्स की बात करें, कोई स्पेसिफाई नहीं करे आपको, तो फिर आपको सार्कोमियर ही आंसर लगाना है। तो विच इज द यूनिट ऑफ द मसल कॉन्ट्रेक्शन? योर आंसर इज द सार्कोमियर। बट उसने स्पेसिफिक कर दिया कि यूनिट ऑफ द इनोलेंट्री मसल्स वर्ड यूज कर लिया, वो डेफिनेटली वो सार्कोमियर ऑप्शन देगा ही सही। और बच्चा बिना पढ़े अपना दिमाग नहीं लगाएगा तो टिक लगा देगा, तो क्वेश्चन फिर झगड़ा पट्टा करोगे बाहर आकर के कि सर ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कुछ बच्चे शायद ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं इनको ज्वाइन कराता हूँ। समवन वांट टू द ज्वाइन। कौन है भाई? बहुत लेट आए। जिया जी हैं। जिया शर्मा जी नमस्ते। बहुत लेट आए, कहाँ चले गए थे? ज्वाइन नहीं हो पा रहा था? मैसेज डाल दिया करो आप इसमें तो हम देख लेंगे मैसेज बॉक्स में जाकर के, तो आपको ज्वाइन करा देंगे। वैसे थोड़ा लेट आए होंगे आप इसलिए ज्वाइन नहीं हो पाया। चलो कोई नहीं, अभी मैं थोड़ी देर बाद वापस को एक बार वीडियो दिखाता हूँ आपको, तो उससे आपको सारे क्लियर हो जाएंगे जो भी थोड़ा सा छोटा हुआ है वो। तो मायोफाइब्रिल इज द functional unit of the involuntary muscles. The sarcoplasmic reticulum or L tubular system is not well developed. This makes the contraction of the smooth muscles strongly dependent on the extracellular fluid कैल्शियम आयन। हमने बार बार बोला है आपको कि हमारा जो मसल कॉन्ट्रेक्शन है वो कैल्शियम आयन उसके लिए असेंशियल है। ये डायरेक्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर दैट मसल कॉन्ट्रेक्शन? योर आंसर इज द कैल्शियम आयन। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही नाम है। जो जनरल सेल्स के अंदर अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं उसे ही मसल्स के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है बेटा। और इसकी जो एल ट्यूब्यूल सिस्टम भी बोलते हैं इसको अंदर, इज नॉट वेल डेवलप्ड। ये हम बात कर रहे हैं स्मूथ मसल्स की। दिस मेक द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द स्मूथ मसल स्ट्रांगली डिपेंड ऑन द एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम आयंस। आकांक्षा जी बात समझ में आ गई क्या आपको मेरी? yes, बाकी सब बच्चों को आ गई? yes, क्योंकि यहां पर जो वहां तो क्या था बेटा, वहां से मतलब और यहां से मतलब, वहां से मतलब स्टर्डर मसल से और यहां से मतलब स्मूथ मसल से। क्लियर है क्या? तो यहाँ पर बच्चों जो है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेल डेवलप नहीं है। वहां पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेल डेवलप है, तो वहां पर जो स्टोर हाउस है कैल्शियम आयन का वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके एल ट्यूब्यूल्स हैं। यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर वेल डेवलप नहीं है, तो ये जो मसल का कॉन्ट्रेक्शन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के ऊपर डिपेंड करता है। जो सेल के बाहर है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसमें कैल्शियम आयंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो कैल्शियम जो सोर्स है, दूध दूध रोज पिया करो। तुम तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने राई हो, देश के सिपाही हो। सुबह चाय वाय ना पी करके और एक गिलास दूध ऐसा पीते हो क्या? तो ये मैं सभी बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, कम से कम रात को ना पिए तो भी मॉर्निंग में ये हैबिट डाल लें तो ये आपकी पूरे लाइफ में हैबिट बन जाएगी। वरना हम लोगों की तो हैबिट तो चाय पे आकर टक गई है ना। जब तक सुबह उठ कर चाय नहीं मिलती तब तक ऐसे ऐसे करते रहते, अरे यार चाय नहीं बनी हुई तक। सुबह की चाय जो बनाने वाला होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है, क्योंकि सब आलस में उठते रहते हैं। और बनाए कौन? ज़्यादातर तो मम्मी बनाती हैं। कभी कभी पापा भैया बना दे तो उस दिन उनके लिए वो दिवाली हो जाती है, चलो आज तो चाय मिल गई रेडीमेड, है ना। मम्मी से बोलते हैं ना, चलो आज तो चाय मिल गई रेडीमेड, है ना। भगवान का शुक्रिया है। तो
उसी में खुशी है तुम्हारे मम्मी की, हमारे मम्मी की, जिसकी भी हो, तो चलो आज तो मतलब चाय बनी बनाई मिल गई। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमको सिखाती हैं कुछ करने के लिए। चलिए, its contraction period is the longer. It's remain the contracted stage for the longer period due to this region muscle called as a नॉन फटिग मसल। ये नॉन फटिग मसल, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रेक्शन लंबा टाइम थकती नहीं है। अब हम, कभी आपने भुट्टा खाया, भुट्टा कॉर्न कैब, है ना, आज बरसात निकली, काफी लोगों ने खाया भी होगा। वो कभी कभी हमारा मुंह दुखने लग जाता है भुट्टा खाते खाते ही, है ना। ऐसे मूंगफली खाते हैं कभी, जो जो चीज ज्यादा चबाने वाली, क्योंकि ये वॉलेंट्री मसल्स हैं, कंटिन्यू हमारा जो जोज है उनको वर्क करना होता है। ये अंदर का कोई जो हमारे इसोफेगस है या स्टोमक है, वो थोड़ी कहता है थक गया मैं, है ना, क्योंकि उनके जो आपके कॉन्ट्रेक्शन पीरियड है वो स्लो है, लॉन्ग टाइम है। और हार्ट हमसे बोल दे कि मैं थक गया, तो फिर हो गया काम, फिर तो परमानेंट थक गए हम। उसको कंटिन्यू कॉन्ट्रेक्शन करना है कार्डियक मसल्स को, तो है ना, वो थोड़ा ना थकता है। वो थक गए तो फिर हम भी सब थक गए, क्योंकि फटिगनेस, हार्ट तो आप जितना ज्यादा दौड़ोगे उतना ज्यादा काम करेगा। एक ही बॉडी का ऑर्गन है आपका, उससे आप जितना ज्यादा काम लोगे वो परफेक्ट रहेगा। हाँ, वो है हमारा हार्ट, दिल का मामला है, कल भी बताया था मैंने आपको। इसको तो आपको ज्यादा काम में लेना ही है, और कुछ नहीं तो लंबी लंबी सांसें ले लो जोर जोर से। 10 बार ले लो, 10 बार छोड़ दो, क्या टाइम लगता है? 1 मिनट के अंदर 10 बार सांस नहीं ले सकते क्या? वैसे नॉर्मली हम ब्रीदिंग करते हैं तो 12 से लेकर के 16 टाइम होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग हमारा यही होता है ना, है ना, गिनते थोड़ना है उसको। तो नॉर्मल आपका जो ब्रीदिंग है, हम सो रहे हैं तब भी सांस तो ले रहे हैं, कोई सांस थोड़ा ना बंद कर देते हैं, भाई सो नहीं रहे तो सांस नहीं ले, चलो ऐसा थोड़ा ना होता है। लेकिन फोर्सफुल इंस्पायरेशन, लंबी सांस, ये लो जी, ये भी तो एक्सरसाइज ही है। आप कहीं जाते हो योगा क्लासेस वगैरह, वो क्या करते हैं, सबसे पहले आपको ये सिखाते हैं, जो बांसुरी बजाने वाले, बांसुरी से जानते हो, बांसुरी कृष्ण भगवान वाली, बजाए कभी? एक तो एक तो अपन मेले में से लेते हैं, पू 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 करते रहते हैं उसमें आगे मुंह में लगा करके, एक तो वो बजाना हो गया। एक बिल्कुल जो म्यूजिशियन होता है, सबसे हार्ड जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, वो बांसुरी बजाना है। सांस रोकनी पड़ती है बेटा, सांस फूल जाती है यहाँ से। तो मुझे याद है, मैं एक बार उदयपुर में पढ़ता था, एमएससी कर रहा था वहाँ से। तो ऐसे हमारा एक दोस्त था, उसको वो गिटार बजाने का थोड़ा सा था, वो म्यूजिकल क्लासेस में, तो मैंने कहा यार चल हम भी देखें बांसुरी बजाना सीखते हैं, देखें सीख जाएंगे जरा। तो एक 100-200 रुपये की उस टाइम आती होगी, एक जगह आए देनी, एक बांसुरी ली और गुरु जी के पास पहुंच गए। तो उन्होंने पहले क्या टेस्ट लिया कि बेटा इसमें ना फूंक मारना सीख 15 दिन तक। हाँ, वो फूंक, तो हमको क्या है, वो 15 दिन में हम तो वेक्टोरियन हो गए, उन्हें कब से फूंक ही नहीं लग रही। तो उसमें क्या, लंग्स को काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। अब देखो, जो मूवीज पहले बीच बीच में आती थी, तो उसमें अब इतनी ज्यादा मूवीज में वो साउंड नहीं आता है। बाकी वो बांसुरी का जो साउंड है वो अलग ही होता है, तो बड़ा टिपिकल होता है उसको बजाना। तो उसमें हमको काफी लंबे टाइम तक जो है वो सांस रोकनी पड़ती है और कंटिन्यू जो है वो करना पड़ता है, वो भी बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। तो हमारे तो यही एक्सरसाइज है, आप पढ़ते पढ़ते भी यदि आपको लगता है थोड़ा आलस आ रहे हैं, तो हमारे अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी डिफिशियंसी हो गई, तो एक लंबी सी सांस लो, धीरे धीरे से उसको थोड़ा होल्ड करो, रोको उसको जितना रोक सकते हो, और धीरे धीरे निकाल, स्लोली स्लोली। तो ऐसा हम 10 बार भी कर लेंगे ना आप, 1 घंटे में, कभी भी बैठे बैठे मन करे तो हो जाएगा काम, हो गया हमारा हार्ट की तो काम हो गया ना, उसको तो एक्स्ट्रा जो है वो ऑक्सीजन मिल गया। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपन पढ़ा भी था, है ना, फोर्सफुली, IRV, इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम। चलिए जी बच्चों,